हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू है अपना। आफ्टर ए लिवर बायोप्सी द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। कि लिवर बायोप्सी की गई है एक पेशेंट को और अभी एज ए नर्स आप जो है क्लाइंट को कौन सी पोजीशन के अंदर रखोगे। ऑप्शन क्या है? लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन, लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन के अंदर विद द बेड फ्लैट, बेड को फ्लैट रखना। राइट साइड लाइंग पोजीशन विथ बेड फ्लैट, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन विथ बेड इन सेमी फोल्डर पोजीशन, या फिर राइट साइड लाइन पोजीशन बेड इन सेमी फोल्डर पोजीशन। ये एमसीक्यू बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप में से किसी का भी ये एमसीक्यू गलत होना चाहिए, ठीक है। लिवर बायोप्सी या बायोप्सी से रिलेटेड अपना या तो उसकी इमेज दिखा के आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, या फिर उसकी नीडल्स के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, या फिर प्रोसीजर करते कैसे हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। तो कुछ 5-6 प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं। तो इसका अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लीवर बायोप्सी हो चुकी है, आफ्टर बोला है, तो आपका क्या पोजीशन रहेगा? देखिए लीवर किस साइड में होता है? आपके राइट साइड में होता है, इसलिए आपको आफ्टर द लीवर बायोप्सी आपको कौन सी पोजीशन देनी होती है? राइट साइड लाइन पोजीशन आपको प्रीफर करनी होती चाहिए, और बेड को क्या रखना चाहिए? फ्लैट रखना चाहिए। साथ में आप क्या लगा सकते हो? पिलो लगा सकते हो अंडर द लीवर। जहाँ से आपने बायोप्सी ली है वहाँ पर आप पिलो लगा सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो लीवर को ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ एमसीक्यू बताना चाहूँगा मैं आप सभी को। देखिए सबसे पहले टॉपिक क्या है अपना? लीवर बायोप्सी। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस सुपरफिशियली मेन मेन एमसीक्यू की बात करेंगे। तो देखो लीवर बायोप्सी की कैसे जाती है। तो लीवर बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं? लीवर से हम बायोप्सी लेते हैं, तो इसके कुछ मेथड होते हैं। तो मेनली 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है ओपन लीवर बायोप्सी, जिसके अंदर पेशेंट को क्या दिया जाता है? जनरल एनेस्थेसिया दिया जाएगा, और उसके बाद में उससे क्या करेंगे? सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। और दूसरी जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोज लीवर बायोप्सी। क्लोज लीवर बायोप्सी से आप क्या समझते हो? स्किन के थ्रू, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हो? आप लोकल एनेस्थेसिया देके भी आप काम चला सकते हो। इसके अंदर जनरल एनेस्थेसिया देने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, और परक्यूटेनियस से ही आपके खूब सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक इमेज दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर क्या किया जा रहा है? लीवर से सैंपल लेके आपने जो है पेटी डिश है उसके अंदर ले लिया, उसके आगे जाके आप टेस्ट वगैरह करवाएंगे, ठीक है, हो गई बात इसके बारे में। अब देखिए ये कौन सी इमेज है? अपनी लीवर बायोप्सी की इमेज है। अब देखिए बात नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है इसकी लोकेशन से। लोकेशन से क्या एमसीक्यू बनता है कि कौन सी लोकेशन पे जो है लीवर बायोप्सी की जानी चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने लोकेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन लोकेशन की हम बात करें, वो कितनी होती है? 9 टू 10th रिप, ठीक है। मोस्ट कॉमन लोकेशन जो होती है वो कितनी होती है? 9 टू 10th रिप। अगर आपको एक वर्ड के अंदर आपसे पूछे, या फिर एक आपके नंबर पे पूछे, आपको ऑप्शन में दे दिया 8th 9 10th और 11th, तो आपको किसको करेक्ट मान के आना है? 9th रिप के आसपास में क्या करते हैं? बिलो द लाइन 9th रिप आप क्या करते हो? मोस्ट कॉमन अपनी पोजिशन रहती है। इसके बाद में देखिए आपके जो है वो और क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं। आपको इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे लीवर पोजीशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए? नीडल चाहिए होती है। इक्विपमेंट्स में क्या चाहिए? सबसे पहले नीडल चाहिए होगी। नीडल भी कौन सी चाहिए होती है? ये भी एमसीक्यू बनता है कि लीवर बायोप्सी के अंदर मोस्ट कॉमन जो नीडल काम में ली जाती है, या फिर कौन कौन सी नीडल काम में रहती है, उसके अंदर क्या आता है? विम सिल्वरमैन। नेक्स्ट इसी से एमसीक्यू बनता है कि कितने गोज की नीडल को हम यूज में लेते हैं। तो ये गोज कितना होता है इसका? 16 गोज की नीडल को हम काम में लिया जाता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन भी कौन सी होती है? विम सिल्वर में नीडल को यहाँ पे मोस्ट कॉमन काम में लिया जाता है। इसके बाद में आपने ले लिया क्या? सैंपल। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि सैंपल जो आपने कलेक्ट किया उसको कितने परसेंट में या फिर किस में डिप करके रखोगे ताकि सैंपल खराब नहीं होगा। सैंपल किसका था ये?
हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल था, बायोप्सी की मतलब सैंपल किसका है, हिस्टोपैथोलॉजी। जब कभी भी आपके पास में हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल आता है तो आप कहाँ कितने उसको खराब होने से बचाना, तो आप क्या करते हो, फॉर्मेलिन का यूज करते हो। फॉर्मेलिन का यूज करते हैं, एमसीक्यू बना हुआ है इससे। कितने परसेंट फॉर्मेलिन लेते हैं, तो लेते हैं ये कितनी 10% फॉर्मेलिन का उपयोग में लेते हैं। ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है एग्जाम में। उसके पहले और एग्जाम में क्या एमसीक्यू आता है कि लीवर बायोप्सी एक प्रकार की क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, एकदम हमें अपने को असेप्टिक टेक्निक का यूज में लेना चाहिए। सर्जिकल तो ओपन वाली है, और जो परक्यूटेनियस होती है उसमें भी हमें असेप्टिक टेक्निक का यूज में ले लेना चाहिए। तो आप किससे क्लीन कर सकते हो उसको, तो क्लीनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बीटाडीन। ठीक है, बीटाडीन से हमें क्या करते हैं, उसको स्क्रब करते हैं, पेंट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि उसके लिए क्या देना है, परक्यूटेनियस यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या देंगे, लोकल एनेस्थेसिया। तो लोकल एनेस्थेसिया देने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कितना परसेंट हमें जाइलोकाइन चाहिए, लीडोकाइन चाहिए होगा, तो 2% लीडोकाइन का यूज में करते हैं। तो इतने सारे एमसीक्यू बन रहे हैं अपने। ठीक है, थियरी की क्लासेस नहीं है, बस अपने को समझना है क्या क्या यूज होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है वो है प्रोसीजर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। इन्फॉर्म कंसेंट के बाद में क्या करना है, पेशेंट को एक्सटेंड करना है इन्फॉर्म कंसेंट के साथ में। उसके बाद में आपको एकदम असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। उसके बाद में क्या करना है, नीडल इंसर्शन। आप नहीं करोगे, डॉक्टर करेंगे। ठीक है, नीडल इंसर्शन करता है डॉक्टर, बट आप इसमें असिस्ट करवाते हो, एज ए असिस्टेंस के रूप में रहते हो। तो नीडल इंसर्शन करते हो तो आपको क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है। यहाँ से एमसीक्यू बनता है, गिव इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। किसके लिए इंस्ट्रक्शन देना है, ताकि परफॉर्म करे वो क्या, वाल्सल्वा मैन्यूअर। ओके, ये ध्यान में रखना, ताकि आपको नीडल इंसर्ट करने से पहले आपको उसको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है कि आप क्या करो, वाल्सल्वा मैन्यूअर को आप फॉलो करो। ठीक है, अब वो पूछेगा वाल्सल्वा मैन्यूअर क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, आप क्या करो, सबसे पहले इनहेल करो। उसके बाद में आप क्या करो, एक्सेल एंड होल्ड द ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड के लिए आप ब्रीथ को होल्ड कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि इट प्रिवेंट, अब ये एमसीक्यू बन सकता है आपसे कि वाल्सल्वा मैन्यूअर क्यों परफॉर्म करवाते हैं, तो इट प्रिवेंट द इंजरी ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम की इंजरी से प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, और प्रिवेंट फ्रॉम न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स की कॉम्प्लिकेशन से भी प्रिवेंट करता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ये एमसीक्यू एग्जाम में बना हुआ है कि लीवर बायोप्सी की कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, आपके न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन पेशेंट को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनता है वो बनता है इसकी लोकेशन से। लोकेशन अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो देखो दो लोकेशन यहाँ पे मानी जाती है। तो देखो सबसे पहले जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर करेक्ट मानी जाती थी वो लोकेशन कौन सी है, 8th to 9th रिब के अंदर। ठीक है, मगर करेंटली एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसको 9 to 10th रिब भी उन्होंने इसके अंदर करेक्ट माना था। तो देखो दोनों में 9th रिब के आसपास में आपको करेक्ट करना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके साथ में नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन इन दोनों में से आपको मिलता है उसमें से आपको करेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करोगे। अगर सिंगल आपको नंबर में पूछे तो कौन किसको करोगे, नियर 9th रिब। ठीक है, आंसर बनेगा से क्या, 9th रिब। नेक्स्ट यहीं से एमसीक्यू बनता है, आपको लोकेशन दे दी आपको लाइन के अंदर कि कहाँ पे, लेफ्ट कॉन्ड्रिक रीजन, राइट कॉन्ड्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन, इलियक रीजन में, तो कहाँ लोकेशन होती है इसकी। तो देखो लीवर की लोकेशन कहाँ होती है, राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है, लीवर की लोकेशन कहाँ पे होती है, राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में। और लीवर को और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूएसजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं क्या, पोजीशन की। लीवर बायोप्सी के दौरान पोजीशन क्या रहना चाहिए ड्यूरिंग, दो एमसीक्यू बनते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या पोजीशन रहेगी, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर पोजीशन का आपको पूछे तो पेशेंट को क्या करना है, या तो सुपाइन या फिर लेफ्ट लेटरल। इसके साथ में क्या करना है आपको, टू एक्सपोज द राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। तो आप पेशेंट का हैंड को क्या कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो ताकि आपका एब्डोमेन क्लियरली दिखाई दे जाए। और बेड को कैसा रखना है आपको, फ्लैट रखा जाता है बेड को। नेक्स्ट आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर अगर आपसे पोजीशन का पूछे तो क्या रखना है आपको, राइट लेटरल प्लस पिलो अंडर नीडल एस्पिरेशन साइट। नीडल से आपने जहां से एस्पिरेशन लिया है वहां पर आपको क्या रखना है, पिलो रखना है ताकि ब्लीडिंग ना हो। यह हो गई अपनी बात कंप्लीट यहाँ पे क्या, लीवर बायोप्सी की। देखिए यहाँ से मैंने आपको एक एमसीक्यू बताया था न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, तो देखो इसकी भी प्रायोरिटी होती है। अगर एमसीक्यू पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी, तो फर्स्ट कौन जाएगा, हीमोथोरेक्स। एंड सेकंड पोजीशन क्या जाएगी, न्यूमोथोरेक्स। क्योंकि जहां पर पंचर कर रहे हैं वहां से हो सकता है ब्लीडिंग वगैरह हो, तो ब्लीडिंग है, ब्लड कहाँ जमा होता है, हमेशा लंग के लोअर साइड में। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था न्यूमोथोरेक्स एंड हीमोथोरेक्स में आप किस प्रकार से डिफरेंस करोगे। अब देखिए आपको जो इमेजेस दिख रही है वो इमेजेस किसकी है, लीवर बायोप्सी नीडल है ये। सबसे पहले देखो दो टाइप की लीवर बायोप्सी नीडल होती है, एक होती है कटिंग टाइप नीडल, दूसरी होती है एस्पिरेशन टाइप नीडल। तो पहले अपन क्या करेंगे, लीवर बायोप्सी को कट करेंगे, दूसरा जो हमने पार्ट कट किया वो हमें क्या करना है, एस्पिरेट करना है। तो देख लीजिए इमेजेस एमसीक्यू में दी जाती है इनकी। कट करने के लिए देखो नाम में क्या है, कट, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू कट बायोप्सी नीडल। इसकी आप सभी को खुद से इमेज देखनी ताकि और आपका क्लियर हो। दूसरी यहाँ पे जो कटिंग टाइप होती है वो कौन सी होती है, विम सिल्वरमैन नीडल। नीचे वाली जो नीडल कौन सी है, विम सिल्वरमैन नीडल। और इधर आपको जो नीडल दिख रही है वो कौन सी है, जैमसीडी नीडल। इसके बाद में नीचे की जो नीडल है वो है क्लास्किन नीडल। और सबसे लास्ट में जो नीडल है वो है मैहगिनी, ठीक है, मैनगिनी नीडल। तो ये नीडल्स होती है जो हम यूज में लेते हैं। एक एमसीक्यू बनता है, वो बनता है क्या, इसका गोल्स कितना होता है, तो वो होता है 16 गोल्स के डायमीटर की नीडल को काम में लिया जाता है। तो ये हो गया अपना करंट टॉपिक कंप्लीट, कौन सा, बायोप्सी का, वो भी कौन सी, लीवर बायोप्सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, व्हेन मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज टेकिंग बेंजोडाइजेपिन्स द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच सीएनएस साइड इफेक्ट। बस कुछ नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, बेंजोडाइजेपिन्स जो ड्रग होती है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन सा साइड इफेक्ट है जो पेशेंट के लिए नर्स अलर्ट रहेगी। ऑप्शंस है अपने पास में, ब्लड विजन, एनोरेक्सिया, डिसआर्थरिया, सीजर, ट्रेमर्स, डायफोरेसिस, एटेक्सिया, सेडेशन, डिजीनेस, या फिर लिबिडो में चेंजेस आएंगे, एडिमा और डिस्टोनिया देखने को मिलेगा। तो क्या रहेगा अपना आंसर इसमें, आंसर देखने से पहले, करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजोडाइजेपिन्स क्या होती है। ठीक है, तो देखो बेंजोडाइजेपिन्स जो होती है वो क्या काम करती है, ये एक्ट लाइक ए एंजियोलाइटिक्स। ठीक है, एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स के रूप में काम करती है। अब देखो क्या होता है कि एंजाइटी कैसे होती है, सीएनएस, और ये सीएनएस पे किस प्रकार से साइड इफेक्ट करती है। देखो एंजाइटी होने के लिए अपनी बॉडी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है,
सीरोटोनिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, एंजाइटी के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो होते हैं सीरोटोनिन और एपिनेफ्रिन। अब देखिए क्या करते हैं, जो एंजाइटी होती है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा हो जाता है, अपना स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन्स कैसी होती है, एंजियोलाइटिक होती है। तो इसका एक्शन अपन ये भी बोल सकते हैं कि बेंजोडाइजेपिन्स या फिर बेंजोन्स एक्ट लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेशन का काम करती है, और पेशेंट में क्या कोज करती है, सेडेशन, मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, और क्या करती है, एंजाइटी को कम करती है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है। और तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये साइड इफेक्ट होते हैं एटेक्सिया, सेडेशन में आपका आ जाएगा रेस्पिरेटरी सेडेशन और डिजीनेस। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट जो है आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या जाएगा करेक्ट यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो अटेक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेडेशन में आपका आ जाएगा रेस्पिरेटरी सेडेशन, और डिजीनेस पेशेंट को फील होती है। तो ये सारे सिम्टम जो है वो किसके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है, साइड इफेक्ट डालती है। तो वो आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि अपनी जो बेंजोडाइजेपिन्स जो ड्रग होती है वो किस पे एक्ट करती है, एक्ट ऑन गाबा। गाबा की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये क्या होती है, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। अब ये एक्शन किस प्रकार से करती है कि यहाँ पे देखो गाबा जो होता है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे किसका लेवल बढ़ जाता है, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो और साथ साथ में 5-HT को भी ये क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो एंजाइटी में 5-HT भी क्या करती है, इंक्रीज होता है लेवल इसका। तो गाबा गाबा को एक्ट कैसे करती है, गाबा के फंक्शन को एनहेंस कर देती है, गाबा के फंक्शन क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे गाबा क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट का काम करता है, एंजाइटी को ट्रीट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, बेंजोडाइजेपिन्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस होगा तो एंजाइटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, पेशेंट को क्या फील होगा, कामनेस, पेशेंट को जो क्या आएगी, स्लीप आएगी। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो आपको काम करती है, स्लीप इंड्यूस करती है, तो इन ड्रग्स का नाम होता है देखिए, एल्प्राजोलम, क्लोरडाइजोपोक्साइड, क्लोरडाइजोपोक्साइड को अपन किस में काम में लेते हैं, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के अंदर। जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, लिब्रियम। तो एमसीक्यू ये भी बना हुआ है कि जो लिब्रियम जो ड्रग होती है उसका केमिकल नेम में आप क्या मानते हो, क्लोरडाइजोपोक्साइड, और वो होती किस टाइप की है, एंजियोलाइटिक ड्रग होती है। ठीक है, जो अल्कोहल जब आप विड्रॉल करते हो तो आपके अंदर क्या आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, हाइपोटेंशन वगैरह, इस प्रकार के साइन सिम्टम्स से देखने को मिलता है। उससे कौन प्रिवेंट करता है, आपका क्लोरडाइजोपोक्साइड। और कौन सी ड्रग होती है, तो क्लोनाजेपाम, और कौन सी होती है, डायजेपाम, और कौन सी होती है, तो लोराजेपाम। तो समझ गए आप एंजियोलाइटिक ड्रग क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से सीएनएस को डिप्रेसेंट करती है। एमसीक्यू बनता है यहाँ से किससे, लोराजेपाम से। लोराजेपाम क्या होती है, फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होती है इनमें से, फास्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स कौन होती है, तो वो होती है लोराजेपाम। अब देखिए आपको इमेज दिखाई दे रही है किस प्रकार से बेंजोडाइजेपिन वर्क करती है। तो देखो राइट साइड में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये किसकी होती है, ये है एंजाइटी की, इस प्रकार से एंजाइटी है। और ये है अपना बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग, किस प्रकार से एक्ट करती है, किस प्रकार से एंजाइटी को ट्रीट करती है। देखो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है, अपना
सीरोटोनिन का, जो आगे जाके किसमें पोस्ट सिनेप्टिक में भी जाता है, एंजाइटी को बढ़ाता है, मतलब एंजाइटी कोज कराता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, अब देखो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन अपना ये, और यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर के जो आपको मार्क दिख रहे हैं, ये क्या है, 5HT रिसेप्टर। तो जो अपनी बेंजोडाइजेपिन्स होती है या फिर जो एंजियोलाइटिक ड्रग होती है, वो क्या करती है, सबसे पहले एंजाइटी में क्या होता है, 5HT रिसेप्टर जो होते हैं, इनको ये क्या हो जाता है, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज रहती है। एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि सीरोटोनिन को ज़्यादा ये अपटेक करेंगे अपने पास में, और ज़्यादा एंजाइटी कोज करेंगे। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएगा एंजाइटी के अंदर। अब अपनी ड्रग आती है कौन सी, बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, प्री सिनेप्टिक के अंदर क्या करती है, रिड्यूस करती है एक तो सीरोटोनिन के रिलीज को, एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा क्या करती है, नर्व टर्मिनल से 5HT रिसेप्टर जो होते हैं अपने, उसके एक्टिविटी को क्या कर देती है, ये डिप्रेस कर देती है। फाइनली एंजाइटी भी कैसी होती है, डिप्रेस हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट टॉपिक कौन सा, बेंजोडाइजेपिन से। अब देखिए अपना एमसीक्यू क्या था, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सीएनएस साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बेंजोडाइजेपिन की डोज है वो आपको हाई डोज दे दी गई हो। ठीक है, अब एक एमसीक्यू बनता है कि एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन, या फिर एंटागोनिस्ट फॉर बेंजोडाइजेपिन में क्या आता है, फ्लूमाजेनिल। एमसीक्यू ये भी बना हुआ है। ठीक है, डायजेपाम का एंटीडोट, डायजेपाम की कौन सी कैटेगरी ड्रग होती है, तो बेंजोडाइजेपिन की। ठीक है, डायजेपाम और लोराजेपाम दोनों ही शॉर्ट एक्टिंग है, बट लोराजेपाम इससे भी ज़्यादा फास्ट एक्ट करती है। लिब्रीम क्या करती है, आप सभी को बता दिया मैंने। अल्प्राजोलम क्या करती है, सेडेशन का काम करती है। और किस प्रकार से ये जो है एंजाइटी को ट्रीट कर रही है, वो भी आप सभी ने आराम से समझ लिया है यहाँ पे। अब देखिए एग्जामिनर आपको यहाँ पे अल्प्राजोलम से भी एमसीक्यू दे सकता है, कि ऐसी कौन सी ड्रग है या फिर ऐसी कौन सी बेंजोडाइजेपिन है जो एक तो एंजियोलाइटिक का भी काम करती है, के साथ में एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करती है। वो कौन सी होती है, एल्प्राजोलम। एमसीक्यू बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं इस टॉपिक में से। नेक्स्ट एक एमसीक्यू बन जाता है अपना फ्लूमाजेनिल से, कि फ्लूमाजेनिल क्या कर सकता है, सीजर भी इंड्यूस कर सकता है। अगर पेशेंट को क्या हो, हिस्ट्री हो सीजर की, तो फ्लूमाजेनिल को देने टाइम आपको क्वेश्चन रखना है। एमसीक्यू बन सकता है कि क्लाइंट है जिसको हिस्ट्री है सीजर की, तो कौन सी ड्रग जो है वो क्वेश्चन के साथ में देनी है, तो फ्लूमाजेनिल। ठीक है, और ये एल्प्राजोलम के लिए एक्ट एज ए एंटीडोट के हिसाब से भी काम करता है। एंड लास्ट एंड फाइनल इस टॉपिक में से एक और एमसीक्यू निकालता हूं मैं डायजेपाम को लेके। डायजेपाम से एमसीक्यू बनता है, वो बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिग्नोकाइन टॉक्सिसिटी। ठीक है, लिग्नोकाइन की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस में आप क्या देते हो, डायजेपाम देते हो। क्यों देनी है, क्योंकि लिग्नोकाइन जो है वो पेशेंट के अंदर क्या कोज कर सकता है, कन्वर्जेंस कोज कर सकता है। और जो डायजेपाम जो होता है इसका एक्शन क्या होता है, सेडेशन का एक्शन होता है, एंटी कन्वर्जेंट के हिसाब से भी वर्क करती है, एक्ट एज सेडेशन। ठीक है, पेशेंट को सीएनएस डिप्रेसेंट है, सीएनएस जब इंक्रीज होगा तभी क्या होगा, पेशेंट को कन्वर्जेंस आएंगे। इसलिए डायजेपाम को यहाँ पे लिग्नोकाइन टॉक्सिसिटी के अंदर इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है, लिग्नोकाइन टॉक्सिसिटी में किस प्रकार का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है, तो ये होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये भी एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में फार्मा को लेके। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, a client present to the emergency department reporting that he has been vomiting every 30 to 40 minutes for the past 8 hours। एक क्लाइंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है 30 से 40 मिनट के बाद में लास्ट 8 घंटे से। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना, लास्ट 8 घंटे से वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है। द नर्स इज अवेयर दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नर्स जो है वो आप सभी में से कोई नर्स है, अब आपको ये पता है कि जब एवरी 30-40 मिनट बाद में आपको क्या हो, वॉमिटिंग हो, और काफ़ी टाइम से वॉमिटिंग हो रही है, मतलब 8 घंटे कोई कम टाइम नहीं होता, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकैलेमिया होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड हाइपरकैलेमिया होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड हाइपोकैलेमिया होता है।
क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखो मैंने एसिड बेस इम्बैलेंस की क्लास ली थी, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया कि एसिडोसिस होता है तो क्या होता है एंड एल्कलोसिस होता है तो क्या होता है, किस प्रकार से अपना बॉडी है वो एसिड बेस को बैलेंस करता है, कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पेशली किस प्रकार से एसिडोसिस होगा तो क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होंगे, पीएच में क्या होगा, HCO3 में क्या होगा, CO2 में क्या क्या चेंज आएंगे, और पार्शियल कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और कंपनसेटेड किस प्रकार से आप देखोगे, तो वो सारे एमसीक्यू मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो और इनका ईजिएस्ट वे मैंने आपको बताया कि ठीक है, जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एमसीक्यू करोगे तो आपका आराम से एमसीक्यू निकल भी जाएगा। चलो वो पॉइंट हो गया, बट अभी उससे रिलेटेड ही एक टॉपिक आया, ये वाला कि वोमिटिंग हो रही है 30 से 40 मिनट से और 8 घंटे से वो कर रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? देखिए, जो अपना गैस्ट्रिक कंटेंट होता है या फिर गैस्ट्रिक जो अपना पार्ट होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड है तो आपको वहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वो मैंने एक रूल भी बताया था आपको एसिड बेस इम्बैलेंस की क्लास के अंदर कि एसिड इक्वल टू पोटेशियम, जितना एसिड बढ़ेगा अपनी बॉडी में पोटेशियम भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस एमसीक्यू में आपको क्या देखने को मिला? देखो पेशेंट को क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, तो एक बार वोमिटिंग होती है तो क्या होता है, एसिडोसिस होता है, मगर यहाँ पर तो क्या हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है। तो अपना आंसर भी क्या जाएगा यहाँ पे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड हाइपोकेलेमिया। ठीक है, ये अपना क्या है, स्टमक है। यहाँ पे क्या था, पहले वोमिटिंग हो रही थी, एसिड बन रहा था, और एसिड क्या कर रहा था, बाहर निकल रहा था, फिर थोड़ी देर में एसिड बन रहा था, वो एसिड क्या कर रहा था, बाहर निकल रहा था। कंटिन्यूसली प्रोसेस होती गई, कब तक? 8 घंटे तक होती गई। मतलब एक्सेसिव वोमिटिंग जब होती है तो क्या देखने को मिलता है आपको, जो पोटेशियम वगैरह एसिड के अंदर होंगे वो भी बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, हाइपोकेलेमिया होता है। साथ साथ में जब हाइपोकेलेमिया होता है तो क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अपना आंसर भी क्या जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। ए क्लाइंट प्रेजेंट विद वेट गेन, एक क्लाइंट है वो आया आपके पास में वेट गेन के साथ में, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है उसको, लेथार्जी भी है। विच टेस्ट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर्ड, कौन सा टेस्ट है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि फिजिशियन उसको ऑर्डर क्या करेगा? लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएगा, हीमोग्लोबिन A1C कराएगा, T4 एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट कराएगा, या फिर 24 आवर यूरिन फ्री कोर्टिसोल का मेजरमेंट करेगा? तो आपने मेरी थायराइड वाली डिजीज कंडीशन की क्लास ली होगी, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है, T4 का लेवल देखेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ पे लेवल देखने के लिए उसको टेस्ट करेंगे। जब मैंने आपको थायराइड कंडीशन पढ़ाई थी, थायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी, थायराइड की डिजीज पढ़ाई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट को ठंड लगती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लेथार्जी होता है, वेट गेन होता है। क्यों होता है ये सब? आप देखो किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज BMR। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होने की वजह से देखने को मिल रहा है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा। BMR कम होगी तो मतलब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। मेटाबॉलिज्म के स्लो होने से क्या हो रही है, डिक्रीज ATP प्रोडक्शन। ATP जब प्रोडक्ट होती है तो आपको क्या होता है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन रहता है। मगर ऐसे पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, जब थायराइड हार्मोन ही नहीं है, BMR कम है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा सही से, ATP का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर कैसा होता है, डिक्रीज होता है। तो पेशेंट को क्या लगती है, ठंड लगती है। जब ठंड होती है तो इंटॉलरेंस आता है पेशेंट में। अब देखिए, जब BMR कम होती है तो उसका बोवेल भी सिस्टम भी क्या रहता है, भाई मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बोवेल फंक्शन भी क्या रहेंगे, डिक्रीज रहेंगे। तो पेशेंट को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। इस वजह से आपका थर्ड साइन सिम्टम भी आ गया, कॉन्स्टिपेशन। और क्या देखने को मिलता है पेशेंट को, वीकनेस, लेथार्जी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, ब्रेडिकार्डिया। इस प्रकार के साइन सिम्टम, डिक्रीज LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी पेशेंट की क्या रहेगी, कम रहेगी। पेशेंट की स्किन जो है वो थिक रहेगी, स्वेटिंग, स्वेटिंग इस कंडीशन में नहीं होती, स्वेटिंग होती है हाइपर थायरॉइडिज्म वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, T4
और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ पे लेवल देखना है, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी लीवर फंक्शन टेस्ट, HbA1c टेस्ट, ये सारा अपन HbA1c तो अपन किस में करते हैं, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। यूरिन कोर्टिसोल में मेजरमेंट आप किसके अंदर करते हो, एडिसन डिजीज के अंदर आप देख सकते हो भाई कोर्टिसोल का लेवल है किस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQ, which of the following constitutes a break in sterile technique while preparing a sterile field for dressing changes। जब आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे होते हो तब आप क्या कर रहे हो, स्टेराइल फील्ड आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, ठीक है। स्टेरिलिटी का ध्यान रखना होता है, अगर ओपन वुंड है तो स्टेरिलिटी का ध्यान रखना है आपको। और ऑप्शन इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो आपको ये बता रहा है कि ब्रेक हो गया है आपकी स्टेराइल टेक्निक के अंदर, ए ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक, ठीक है। ऑप्शन क्या है देखो, यूजिंग स्टेराइल फोर्सेप रेदर देन स्टेराइल ग्लोव्स टू हैंडल स्टेराइल आइटम, कि भाई स्टेराइल जो फोर्सेप होती है उसी से आप पकड़ रहे हो किसको, स्टेराइल आइटम से, जबकि स्टेराइल ग्लोव से नहीं पकड़ रहे हो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी चाहिए, ठीक है। इससे स्टेरिलिटी का मेंटेन होता है भाई, फोर्सेप भी स्टाइल है, स्टाइल आइटम को पकड़ रहे हो तो यहाँ पे कंटामिनेटेड नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे स्टाइल टेक्निक में ब्रेक नहीं देखने को मिल रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे नहीं होगा। टचिंग द आउटसाइड रेपर्स ऑफ स्टेरलाइज मटेरियल विदाउट स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो लाइक ये आपका बॉक्स है, बॉक्स के अंदर स्टाइल आइटम है, बट बॉक्स का जो बाहर का आउटर सरफेस है वो तो अनस्टाइल है, तो आप इसको विदाउट स्टाइल ग्लव्स से भी टच कर सकते हो, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। प्लेसिंग ए स्टाइल ऑब्जेक्ट ऑन द एज ऑफ द स्टाइल फील्ड, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपकी जो ट्रे है और इसकी जो जो इसके जो कॉर्नर है या फिर इसके जो एजेस है इसके ऊपर आप कोई इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पावरिंग आउट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बिफोर पावरिंग द सॉल्यूशन इनटू स्टेराइल कंटेनर, कि आप जब NS डाल रहे हो या फिर आप बिटाडीन डाल रहे हो या फिर आप कोई भी सॉल्यूशन डाल रहे हो, वो क्या कर रहा है, थोड़ा बाहर की साइड में गिर गया कंटेनर में गिरने से पहले, तो क्या ये एक अनस्टाइल हो गया, जी नहीं, यहाँ बाहर गिरा है, अंदर तो गिरा नहीं है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्या किया इसमें आपने, प्लेसिंग ए स्टेराइल ऑब्जेक्ट ऑन एज ऑफ द स्टाइल फील्ड, आपने स्टाइल फील्ड के एज पे आपने क्या कर दिया, स्टाइल ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्योंकि स्टाइल एज की जो स्टाइल फील्ड की जो एज रहती है उसको क्या मानते हैं अपन, कंटामिनेटेड, ठीक है। MCQ बन सकता है, बना हुआ भी है, सारे के सारे MCQ PYQ है, ठीक है। कोई एम्स मंगलागिरी में पूछा हुआ है, तो कोई एम्स नॉर्थ साइड के अंदर डायरेक्ट MCQ बना हुआ है, कोई एम्स अदर एग्जाम्स एम्स के जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार के MCQ आपके प्री में देखने को मिलेंगे, इससे थोड़े हाई लेवल के MCQ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू साथ साथ में, वो आपके मेंस में देखने को मिलेंगे। बस प्री में आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आप क्लियर कर लो, आराम से आपका प्री क्लियर हो जाएगा, और मेंस के साथ भी यही होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा हाई मेरिट के अपन ज़्यादा वो नहीं सोच सकते, जैसा लास्ट नोट सेट गया उस हिसाब से ऐसा ही नोट सेट जाने वाला है। नेक्स्ट MCQ अपना, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग इमेज, इस फॉलोइंग इमेज में आपको क्या इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, उसका क्या नाम है। पेशेंट स्लिंग है ये, पेशेंट होइस्ट है, रिक्लाइन लिफ्ट है, या फिर पेशेंट वॉकर है। वॉकर तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा, तो ऑप्शन नंबर डी तो मैं खुद ही एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। क्या रहेगा आंसर, तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा ये होता है पेशेंट होइस्ट, ठीक है। पेशेंट होइस्ट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो इमेज आपको दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, वॉकर। अभी जो इमेज आपको दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, पेशेंट स्लिंग, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट को आराम से इसके अंदर लेटा के उसको अपन झुला सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पेशेंट स्लिंग होता है। और ये जो इमेज आपको दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, रिक्लाइन चेयर, रिक्लाइन लिफ्ट बोल दो या फिर लिफ्ट चेयर बोल दो, ठीक है। सारे के सारे जो ये असिस्टेंट आपको डिवाइसेस दिख रही है ये पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड में ले जाने के लिए या फिर उस पेशेंट को उठाने के लिए, ठीक है, उसके लिए काम में लिए जाते हैं। पैरालिसिस वाले पेशेंट को, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में तो अपन लॉग रोल टेक्निक देते हैं, बट पैरालिसिस वाले पेशेंट्स के अंदर ये मोस्टली काम में आती है, ओल्ड एज पेशेंट के अंदर जो खुद से नहीं हिल सकते उठ सकते। नेक्स्ट MCQ, ए क्लाइंट विद हेड ट्रॉमा, हेड ट्रॉमा हुआ है क्लाइंट के अंदर,
डेवलप यूरिन आउटपुट ऑफ 300 ml पर आवर। ओके, जहाँ पे मैं राउंड बना रहा हूँ या फिर डबल लाइन कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको भी अगर लेंथी एमसीक्यू तो आपको भी इसी प्रकार से एमसीक्यू को पकड़ना है। ठीक है, यूरिन आउटपुट इसका यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, 30 ml पर आवर होना चाहिए नॉर्मल, मगर इसका तो क्या है 300 ml पर आवर तक चला गया है। स्किन कैसी होगी, ड्राई हो गई है। तो ड्राई ही कैसी होगी, म्यूकस में। ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड इतना बाहर निकलेगा तो स्किन आपकी ड्राई रहेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू परफॉर्म इनिशियली। यहाँ पर आपका कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए। ऑप्शन क्या है देखिए, इवैल्यूएट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के भी क्लाइंट की आप यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इवैल्यूएट कर रहे हो। एंटिसिपेट ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के लिए ट्रीटमेंट आप एंटिसिपेट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। प्रोवाइड इमोलिएंट टू द स्किन टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, आप क्या कर रहे हो, स्किन ड्राई होगी उसके ऊपर आप इमोलिएंट लगा रहे हो ताकि स्किन ब्रेकडाउन ना हो। स्लो डाउन द आईवी फ्लूइड एंड नोटिफाई द फिजिशियन, या फिर आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड को स्लो कर देना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देना है। क्या रहेगा अपना आंसर? अपन जो भी यहाँ पे डिजिट डिस्कस कर रहे हैं अपन, जो प्रीवियसली अपनी क्लासेज रही है, अभी की क्लासेज चल रही है, आगे भी फ्यूचर में क्लासेज रहेगी एंड तक, तो उनमें हम उन्हीं डिजिट से एमसीक्यू बनाएंगे जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, और उन डिजिट्स को अपन थोड़ा बहुत सुपरफिशियली देखते हुए भी जा रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक मिलता रहे टाइम टू टाइम। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं आप क्लास के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, तो आपने एक डिजीज कंडीशन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये डिजीज कंडीशन, काफ़ी सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो देखो, डिजीज कंडीशन का क्या नाम है, ये सारे साइन सिम्टम किसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, डायबिटीज़ में। और डायबिटीज़ भी कौन सी, मेलिटस वाली नहीं, इंसिपिडस वाली। ठीक है, डायबिटिक इंसिपिडस में। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी लिंक डायबिटीज से होगा, टाइप 1 टाइप 2 से। जी नहीं, इनका बिल्कुल लिंक नहीं है अपने डायबिटीज से लेके। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, बॉडी से क्या नहीं हो पाता है, रिडक्शन होता है किसका, रिडक्शन इन द एबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन की जो कंसंट्रेटेड जो है वो, उसके अंदर बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। इसकी वजह से जितना भी यूरिन बन रहा है उतना का उतना बाहर निकाला जा रहा है बॉडी से। ठीक है, अब देखो, बॉडी क्या कर रही है, ढंग से यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर उसकी रिडक्शन हो गई। अब इसके दो कोज हो सकते हैं, कोज से एमसीक्यू बनता है। फर्स्ट कोज जो होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। सेंट्रल में क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसको क्या देखने को मिलती है, डिफिशियंसी। प्रॉब्लम किस में हो सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से एडीएच के अंदर क्या आ गई, डिफिशियंसी आ गई। एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, वेजोप्रेसिन। ध्यान रखना, बहुत बार वेजोप्रेसिन से एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट एडीएच नहीं दिया रहता, क्योंकि सब लोग पढ़ चुके होते हैं एडीएच के बारे में। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जब नाम में ही एंटी डायूरेटिक है, मतलब ये क्या करता है, जब ये हार्मोन बनता है तो बॉडी की जो कंसंट्रेशन यूरिन पावर है वो कैसी रहती है, अच्छी रहती है। अब जब एडीएच कम है तो एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा आपको। दूसरा जो टाइप होता है इसका, वो कौन सा होता है, पेरिफेरल, या फिर आप कह सकते हो इसी को नेफ्रोजेनिक, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी रीनल की जो ट्यूबल्स होती है, आपका किडनी के अंदर जो क्या होती है, ट्यूबल्स होती है, वो क्या होती है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाती है। किसके लिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अपनी बॉडी में एडीएस तो है, मगर किडनी ने उसके लिए रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया। अब जब रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया, किडनी को लगेगा एडीएस नहीं है, तो सेम ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड। तो साइन एंड सिम्टम में क्या आता है पेशेंट को? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, भाई ड्राई माउथ है उसका, स्किन भी ड्राई है तो उसको एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी, ठीक है, पानी पीने की उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और क्या देखने को मिलेगा? नोक्चूरिया, नाइट टाइम यूरिन आउटपुट ज़्यादा देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, इस प्रकार के। और लास्ट में फाइनली विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इतना डिहाइड्रेशन हो सकता है उसको। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस को लेके, जिससे आपका ये एमसीक्यू बना है। तो जब एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी देखने को मिलती है, तो जब यूरिन ग्रेविटी क्या रहती है, ठीक है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इस कंडीशन में क्या रहती है? लो। एमसीक्यू बना हुआ है कि एडीएच के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे रहती है? लो हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, रिडक्शन इन एबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन, मतलब लो हो रही है। अपना आंसर भी क्या जाएगा? इवाल्यूएट द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अंदर आपका आंसर क्या जा रहा है? इवाल्यूएट द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे कोई रीनल फेलियर वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, स्किन के ऊपर ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आईवी फ्लूइड को आप स्टॉप नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि पेशेंट क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, आईवी फ्लूइड को स्लो नहीं कर सकते, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। अब देख लेते हैं अपन बाकी आगे कंडीशन और कौन के यहाँ पे डायग्नोसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो देखिए, एडीएस जब कम होता है तो आपकी बॉडी से क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। वाटर भी कैसा? प्लेन वाटर। तो आपकी बॉडी में क्या रह रहा है? सोडियम। तो जब अपनी बॉडी में सोडियम रिटेन कर रहा है तो क्या देखने को मिलता है आपको? हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्यों देखने को मिला? अब तो आपको जैसे कुछ अगर किसी ने पढ़ रखा है कि सोडियम को जब एब्जॉर्ब, एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है अपना? सोडियम प्लस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। अब इसका मेन काम क्या होता है एल्डोस्टेरोन का? तो वो होता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सोडियम को अकेला रीएब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। सोडियम क्या है? एक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अकेला रीएब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए सोडियम हमेशा वाटर के साथ में एब्जॉर्ब होता है। इसलिए एब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है, सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन फंक्शन होता है किसका? एल्डोस्टेरोन का। मगर वाटर जो है वो अकेला यहाँ पे एक्सक्रीट आउट हो सकता है, सोडियम की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती वापस सेल से बाहर जाने में या फिर ब्लड में, ब्लड से बाहर जाने में। आप देखते हो कि आपका जब यूरिन निकल रहा है तो उसके अंदर सोडियम की मात्रा एकदम कम रहती है। क्यों रहती है? उसका रीजन वही है कि सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, मगर वाटर को बाहर निकलने के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, मतलब सोडियम बॉडी में रिटर्न कर रहा है, तो क्या हो रहा है? आपके हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। दूसरा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, सेल का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का यहाँ पे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, ग्लूकोज का इसके अंदर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज क्रिएटिनिन। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? इंक्रीज ब्लड ऑस्मो लैलिटी, ठीक है, लैलिटी लिखा है मैंने, लैरिटी नहीं लिखा है, ओके, इसे भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे बेसिक से इसके डायग्नोसिस से भी एमसीक्यू बनते हैं, साइड इफेक्ट, साइन एंड सिम्टम से भी इसके एमसीक्यू बनते हैं, और होता क्या है उससे भी एमसीक्यू बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेके, कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे। तो ट्रीटमेंट होगा दो प्रकार से, दो तरह की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट अपन ट्रीट करेंगे किसको? सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस को। यहाँ पे प्रॉब्लम किससे हो रही थी? पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रॉब्लम रिलेटेड थी, एडीएच का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो आप क्या दोगे? डायरेक्ट आप क्या दोगे पेशेंट को? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन अपन यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। अब ये डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा? इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो पॉलीयूरिया कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है? सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस की। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है नेफ्रोजेनिक। तो नेफ्रोजेनिक में क्या हो रहा है? एडीएस तो बन रहा है, मगर
किडनी के जो फंक्शन है, वो किडनी की जो ट्यूबुल्स है वो उसको पहचानने से मना कर रही है और यूरिन को बाहर निकाल रही है दे दनादन। तो अब नेफ्रोजेनिक में आप क्या प्रोवाइड करोगे? थियाजाइड डायूरेटिक्स। अब आपके माइंड में तो ये एमसीक्यू आएगा और आना भी चाहिए कि डायूरेटिक्स तो खुद यूरिन फ्लो आउटफ्लो बढ़ाती है, तो यहाँ पे थियाजाइड डायूरेटिक काम में क्यों लेंगे, डेस्मोप्रोसिन क्यों काम में नहीं लेंगे? तो देखो, डेस्मोप्रोसिन काम में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि नेफ्रोजेनिक है, मतलब यहाँ की जो ट्यूबुल्स है वो तो ऑलरेडी एडीएस को तो सेंसिटिविटी लॉस हो गई वहाँ की। तो डेस्मोप्रोसिन तो क्या करेगा, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पे वर्क करेगा और एडीएस वाले जो रिसेप्टर है उन पे वर्क करेगा और क्या करेगा, यूरिन आउटपुट कम करेगा। मगर नेफ्रोजेनिक में तो एडीएस सेंसिटिविटी लॉस हो गई, ठीक है, एडीएस तो है मगर वो फंक्शन नहीं कर रहा था, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या देंगे, थियाजाइड डायरेटिक्स देंगे। अब ये थियाजाइड डायरेटिक्स है वो क्या करता है, ये डायरेटिक क्या करती है, डिमिनिश द वाटर डिलीवरी टू द एडीएच साइट। जिस साइड पे एडीएच का फंक्शन लॉस हो गया था ट्यूबुल्स के अंदर, वहां पर वाटर की डिलीवरी ही नहीं पहुंचा रही है, उससे साइड से वाटर को बाहर निकाल दे रही है कौन, थियाजाइड डायरेटिक्स। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलना कम हो जाएगा क्योंकि पहले सेंसिटिविटी लॉस थी, जो भी आ रहा था सब बाहर जा रहा था। तो इस ड्रग क्या कर देगी, वाटर डिलीवरी कर देगी कम एडीएस साइड से। एडीएस साइड कौन सी है अपनी, कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। और लास्ट में अंदर क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। और ये क्या काम करती है, दूसरा काम देख लो जिसकी वजह से कम हो सकता है यूरिन आउटपुट, वो होता है इट रिड्यूस द डिस्टल नेफ्रॉन वाटर एंड साल्ट डिलीवरी। जब डिस्टल नेफ्रॉन के अंदर वाटर एंड साल्ट की डिलीवरी को ये कम कर देगी तो यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो थियाजाइड डायूरेटिक्स हम देते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि थियाजाइड डायूरेटिक्स आपको वहाँ पे नहीं ऑप्शन में मिले, आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाए, तो आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पे, ड्रग का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको नोट कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरो थियाजाइड, ठीक है, ये अपना ड्रग का नाम रहेगा। और डेस्मोप्रोसिन को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा आराम से, DDABP, ठीक है। क्या नाम होता है, डेस्मोप्रोसिन एसीटेट, पूरा नाम क्या है इसका, डेस्मोप्रोसिन एसीटेट, ठीक है। तो आपको ये जो कंडीशन है वो आपको आराम से समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखो यहाँ से एमसीक्यू बनता है नर्सिंग मैनेजमेंट का। एमसीक्यू बना आपका कौन सा, नर्सिंग मैनेजमेंट। किस प्रकार से आप नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे, किसके लिए, डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट के लिए। तो क्या करना है आपको, कंट्रोल फ्लूइड इनटेक या फिर कंट्रोल फ्लूइड बैलेंस। दूसरा आपको क्या करना है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। पेशेंट को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, इसलिए उससे प्रिवेंट करना है पेशेंट को। थर्ड क्या करना है, डेली वेट। फोर्थ यहाँ पे क्या करना होता है, लो सोडियम इंटेक डाइट। पेशेंट को डाइट कैसे देनी है, लो सोडियम इंटेक डाइट देनी है। ये एमसीक्यू तो बहुत बार आया हुआ है, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी ऐसा एमसीक्यू देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद में देखो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है आपको। कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएगी, कंफ्यूजन, कोमा भी आ सकता है पेशेंट को, सीजर भी आ सकता है, सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है, ठीक है। और ग्रोथ रेट भी पेशेंट की हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट, एंटी डायबिटिक हार्मोन से रिलेटेड क्या, डायबिटिक इंसिपिडस। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ में, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यूज हाई यील्ड एमसीक्यू है जो एम्स में पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।